तो बेटा अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज नोट 2 के फॉर्म में टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, बताने की कोशिश करूंगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन एक अलग टाइप का पूछा जाता है कि इसमें से किस किस मॉलिक्यूल में चार्जेस डीलोकलाइज्ड होगा, यानी चार्जेस रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। तो मैंने 2 कॉलम बना रखा है और बहुत बढ़िया से कंपेयर करते हुए धीरे धीरे हम लोग सीखने वाले हैं। देखो इस कॉलम में हमने पहली बात लिखा है इन दी फॉलोइंग चार्जेस आर लोकलाइज्ड, और इसमें चार्जेस जो होगा वो डीलोकलाइज्ड होगा। मैं चार्ज की बात कर रहा हूं। चलो एग्जांपल नंबर 1 की बात करें तो यहां पे देखो ध्यान से, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो कॉन्जुगेशन तो है, बट इस नाइट्रोजन के बारे में अगर नोटिस करो, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। देखो एक इधर सिग्मा और 3 सिग्मा इधर है, और जब 4 सिग्मा होता है तो उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3, और sp3 वाला एटम बिल्कुल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। बच्चे ध्यान दें, उसके पास ऑर्बिटल कहां है। अच्छा चलो बच्चे कहते हैं सर नहीं इस पाई बॉन्ड को इधर लेके आइए, तो इस पाई बॉन्ड को इधर लेके आओगे क्योंकि मैंने सिखाया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो पाई से प्लस की तरफ। तो देखो इधर लेके आओगे तो इस नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेगा। क्या नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बनाता है? क्या सेकंड पीरियड का एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? आंसर है नो। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? 4 ही तो है। तो इसलिए ये चार्ज लोकलाइज्ड है। जब नाइट्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, कहीं कॉपी में लिख लो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और sp3 एटम रेजोनेंस नहीं करता। सिमिलरली ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 होती है, 2 नॉर्मल होती है और तीसरा कैसे होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होती है। इस पर लोन पेयर एक तो है, बट ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है। जब ऑक्सीजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। सिमिलरली इसकी बात करो, इसमें भी नाइट्रोजन ने कितने बना दिए, 1 2 3, यहां H में 1 2 3, यहां पर H एक और होना चाहिए। इसे प्लस चार्ज, ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। जब नाइट्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडेशन sp3। जब ऑक्सीजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडेशन sp3। जब नाइट्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर नहीं जाएगा, क्यों? पर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना देगा। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेजोनेंस इज पॉसिबल इन विच अमंग्स द फॉलोइंग। रेजोनेंस यहां हो रहा है बेंजीन की रिंग के अंदर, बट उस बेंजीन की रिंग में पॉजिटिव चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड। ऐसे यहां पे बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, बट यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट 4th वाले की बात कर रहा हूं, इसका नाम है फिनाइल कार्बोकैटायन। फिनाइल रिंग, चाहे फिनाइल कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन बोलो, और माइनस चार्ज है तो कार्बेन आयन बनो। फिनाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल कार्बेन आयन। ऐसे फिनाइल फ्री रेडिकल भी बन सकता है। फिनाइल फ्री रेडिकल चार्ज नहीं होता है फ्री रेडिकल, बट यहां पर भी फ्री रेडिकल के बारे में, फ्री रेडिकल यहां पे लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है, कैसे लोकलाइज्ड है सिखाना चाहूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अगर इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें, बच्चे कहते हैं सर पॉजिटिव चार्ज तो कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा और उसे एटम पे प्लस चार्ज है। अगर ये रेजोनेंस करे तो इस पॉजिटिव चार्ज को p ऑर्बिटल में होना चाहिए, क्योंकि p ऑर्बिटल का ही इलेक्ट्रॉन या p ऑर्बिटल सी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इस कार्बन पर एक पाई बॉन्ड बन गया है, और इस जिसको p ऑर्बिटल ने बनाया है, और इसी कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो रेजोनेंस करना चाहे अगर तो उसको वो पॉजिटिव चार्ज को p ऑर्बिटल में रखेगा, और एक p ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस कार्बन के अगर 2 p ऑर्बिटल निकल गए तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, और sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप क्या हो जाता है, लीनियर का मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो यहां पर बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री है, तो कहां sp तो 180 डिग्री होना चाहिए, बट है कितना, 120, क्योंकि बेंजीन बनाना है। इसे कहते हैं एंगुलर स्ट्रेन का आ जाना। आइडियल बॉन्ड एंगल से हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर रियल बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आ जाए, sp होगा
कब? जब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करे। और अगर sp होगा तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, होना चाहिए 180 बट रहेगा ये 120 ही, क्योंकि बेंजीन बनाना है। तो डिफरेंस आ गया बॉन्ड एंगल का, और एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है। एंगुलर स्ट्रेन आने में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज p ऑर्बिटल में ना हो करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, और उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम है sp2। बेंजीन की रिंग के अंदर तो रेजोनेंस हो रहा है, बट चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्यों नहीं है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्यों है? क्योंकि अगर हाइब्रिडाइज्ड में नहीं रहेगा तो p में रहेगा, और p में रहेगा तो sp हो जाएगा, sp हो जाएगा तो एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा, एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको दिमाग में बिठा लो कि बेंजीन के ऊपर प्लस रेजोनेंस नहीं करेगा, बेंजीन के ऊपर माइनस रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में p में नहीं हो सकता। फ्री रेडिकल के ऊपर, बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल ये रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। लेकिन बेंजीन के ऊपर प्लस ये रेजोनेंस करेगा। फिनाइल, इसे कहते हैं फिनाइल, इसे क्या बोलते हैं? फिनाइल कार्बोकेटायन, फिनाइल कार्बेनायन, फिनाइल फ्री रेडिकल, इसे कहते हैं फिनाइलिक सिस्टम। और आई एम सॉरी, फिनाइल नहीं, बेंजाइल, इसे क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक सिस्टम। फिनाइलिक सिस्टम में रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन बेंजाइलिक सिस्टम में बेटा रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहां पे इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, ये ट्राइगोनल है, sp2 है, ट्राइगोनल है, sp2 है, ट्राइगोनल है। रिंग में sp हाइब्रिडेशन कभी नहीं होता। तो फोर्थ एग्जांपल को हमने इस फिफ्थ से आप बच्चों ने कंपेयर किया। फिनाइल और बेंजाइल दो अलग अलग चीजें हैं। फिफ्थ एग्जांपल, नेगेटिव के साथ लोन पेयर ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, क्योंकि कहीं पे भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। यहां पे देखो प्लस चार्ज, सिक्स्थ वाले एग्जांपल को भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। सिक्स्थ वाले, कार्बोकेटायन जब आता है तो ऑर्बिटल क्या होता है? खाली होता है। और एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये देखो एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये देना नहीं चाहता है, ये लेना चाहता है। तो देगा कौन? लोन पेयर वाला एटम देगा। आप बच्चे कहते हो सर आपने बोला था पाई से प्लस की तरफ रेजोनेंस कराओ। पाई बॉन्ड को तो हम घुमा सकते हैं, घुमाएंगे तो ओ पे प्लस आ जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ओ पे प्लस और सी पे प्लस, सी प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली ओ के प्लस। तो ओ प्लस अगर हाईली अनस्टेबल होगा तो क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में लीस्ट होगा। तो कहते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वही वैलिड है जिसकी एनर्जी अप्रॉक्स क्या हो? सेम हो। तो कार्बोकेटायन के बगल में ये वाला अगर एल्डिहाइड लग जाए, नाइट्रो लग जाए, सीएन लग जाए, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज क्या है? लोकलाइज्ड है। इस तरह से ब्रिज हेड में ये देखो अगर नेगेटिव चार्ज ऐसे बैक हो जाए, इधर चला जाए, ब्रिज हेड को भी देखो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। ब्रिज हेड, ये जो ब्रिज हेड है नॉन प्लेनर ब्रिज हेड है। कैसा ब्रिज हेड है? नॉन प्लेनर ब्रिज हेड है। अगर नेगेटिव चार्ज इस तरह से रेजोनेंस करे तो यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, और पाई बॉन्ड आ जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2, और sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा। फिर से सुन लो, ब्रिज इसे कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो के ब्रिज हेड वाला एटम नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस नहीं करता, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। अगर रेजोनेंस करेगा तो sp2 होना चाहिए, sp2 का मतलब प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर हो नहीं सकता। तो इसलिए यहां पे भी ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। सेवंथ एग्जांपल तक हमने आप बच्चों को सिखाया कौन सा लोकलाइज्ड है, कौन सा डीलोकलाइज्ड है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, चार्जेस आर डीलोकलाइज्ड हियर। देखो इससे कंपेयर करो, यहां नाइट्रोजन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, यहां पे नाइट्रोजन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, लेकिन चौथा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, देखो पाई से प्लस की तरफ, पाई से प्लस की तरफ बना दिया बेटा। तो अब यहां पर देखो क्या आ गया? NH2, और यहां पे प्लस चार्ज आ गया, नेट चार्ज सेम प्लस प्लस है। अगर मैं ये देता तो आप कहते कि सर ये रेजोनेंस करेगा, ये बैक बॉन्डिंग कर देगा। तो इसने बैक बॉन्डिंग किया तो ये बनाया, तो वापस होकर के फिर हम भी बन गया, फिर आगे वाला स्ट्रक्चर ये बन जाओगे। ऐसे यहां पे भी रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा भाई। ऐसे यहां पे भी देखो पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा, ऐसे यहां देखो पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा। मेरे ख्याल से इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हो, यहां पे O के साथ 3 सिग्मा है, यहां पे O के साथ 3 बॉन्ड है, बट तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, इसलिए रेजोनेंस करेगा। अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, फौरन आप समझ जाओगे। अगर एग्जामिनर इसको दे देना, सारे बच्चे कहेंगे कि सर रेजोनेंस हो गए। देखो ये प्लस चार्ज इधर है, इधर है, आप बोलोगे सर बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी यही तो बनेगा। आप इसको भी बोलोगे सर बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग करके यही तो बनेगा बेटा। ये देखो O आया, यहां पे प्लस चला आया, यहां पर ये चला गया, यहां पर ये चला गया, आप बोलोगे ये रेजोनेंस तो करेगा।
लेकिन इससे हमें समझना है कि चार्जेस लोकलाइज्ड है कि नहीं डीलोकलाइज्ड है। बेंजाइल सिस्टम की बात कर ही दिया। ये लास्ट वाला देखो, प्लस के साथ एन का लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग, ये सब बैक बॉन्डिंग करेंगे। फ्लोरीन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, फास्फोरस का लोन पेयर, सल्फर का लोन पेयर, क्लोरीन का लोन पेयर, चाहे सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो चाहे थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, बैक बॉन्डिंग हो जाती है अगर लोन पेयर है तो। ये सेवंथ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सेवंथ में नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? डी ऑर्बिटल में दे दिया। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इज ऑल्सो रेजोनेंस। यहां पे डी खाली है, डी ऑर्बिटल क्या है इसका? खाली है। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को सिखाया कि कहां पे चार्जेस रेजोनेंस करेगा, कहां पे रेजोनेंस नहीं करेगा। बाईसाइक्लो के बारे में एक मैं और बताना चाहूंगा। सेवंथ यहां है, एट्थ एग्जाम्पल मैं यहीं नीचे लिख रहा हूं। ये देखो, ये भी हम ब्रिज हेड डाल रहे हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। यहां पर देखो, यहां पर हमने पाई बॉन्ड बना दिया और यहां पे हमने प्लस चार्ज बना दिया। इसे बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। तो फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर देखो बना हुआ, नेफ्थलीन तभी तो बनाते हो आप। लेकिन इस नॉन प्लेनर बाईसाइक्लो से देखो, ये नॉन प्लेनर बाईसाइक्लो के ब्रिज हेड पे रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन प्लेनर बाईसाइक्लो के ब्रिज हेड पर क्या होगा? रेजोनेंस होगा। एक और हम आप बच्चों को बनाना चाहते हैं, यहीं पे देखो बना रहे हैं। यहां पे इसी तरह से नॉन प्लेनर की बात कर रहे हैं। ये इधर लिया, यहां पे पाई बॉन्ड है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस करेगा। ब्रिज हेड वाला रेजोनेंस नहीं करता बाईसाइक्लो, ये तो रेजोनेंस करेगा क्योंकि ये तो प्लेनर है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, देखो नेगेटिव चार्ज ऐसे गया और ये पाई बॉन्ड इधर चला गया। तो आप बच्चों को इसमें, इसको भी देखो मैं स्टार बना दूं। जो बच्चे जनरली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, 5 स्टार, ये रेजोनेंस करेगा। ये नॉन प्लेनर ब्रिज हेड का बाईसाइक्लो रेजोनेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज यहां पर आते रेजोनेंस होगा। तो यहां की बात कर लिया मैंने, यहां की बात कर लिया, ये प्लेनर बाईसाइक्लो की बात कर लिया, यहां पे भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को सिखाया कि कहां पर चार्जेस रेजोनेंस करेंगे और कहां पर चार्ज रेजोनेंस नहीं करेंगे। तो बच्चों, इतनी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया और हमने आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बताया। चार्जेस लोकलाइज्ड होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे, उसके बारे में आप बच्चों को सिखाया। और आप बच्चों को यह भी सिखाया कि स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बताएंगे। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। और आज एडवांस हो गया, मेंस हो गया, सारे एग्जाम्स में इन सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक क्विक रिवाइज करूं कि अगर स्टेबिलिटी हमें पता करना होगा तो सबसे पहले आप देखोगे क्या कि जहां पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। उसके बाद आप देखोगे कि अनचार्ज स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द चार्ज। उसके बाद देखोगे आप नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद आप देखोगे आप अपोजिट चार्ज पास पास होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा, अपोजिट चार्ज दूर दूर होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा। और फिर इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन हम पहला करने वाले हैं, फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। करेक्ट? तो अब पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये R कार्बन पर यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। इसे बोलते हैं एसाइलियम आयन। बैक बॉन्डिंग होगी बच्चों, बैक बॉन्डिंग होगी तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कार्बोकैटायन को दे देगा। बैक बॉन्डिंग हो गई, एसाइलियम पे प्लस चार्ज आ गया। अब पहला रूल लगाओ, जहां पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो पाई बॉन्ड किस में ज्यादा? बाद वाले में ज्यादा, पहले वाले में कम। तो ए की स्टेबिलिटी कम हो गई, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करो, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, ए की स्टेबिलिटी कम हो गई। इसको आप धीरे धीरे लिख भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखो, हमारे पास NH2CHOH है, NH2 प्लस OH है। अब इसमें रेजोनेंस कराओ। रेजोनेंस कराने के लिए देखो, ये भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है। जब इसने बैक बॉन्डिंग किया तो ये स्ट्रक्चर बन गया। याद रखना, डोनर एटम जब देगा इलेक्ट्रॉन तो डोनर पर प्लस चार्ज आ जाएगा और प्लस चार्ज आ जाएगा। नेट चार्ज दोनों मॉलिक्यूल में क्या होगा? सेम होगा। अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा। अब 3 RS है अपने पास, ABC। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इसको ऐसे लिखते हैं, NH2CH डबल बॉन्ड O
H प्लस। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला रूल लगाओ, जहां पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो पाई बॉन्ड किस पर ज्यादा? इस पे पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है। चलो भाई, इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इन दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो बी की स्टेबिलिटी क्या हो गई? सबसे ज्यादा हो गई। उसके बाद ये वाला आएगा, सी वाला आएगा, और सबसे लास्ट में क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करो, सबसे पहले आप पाई बॉन्ड की बात करोगे। पाई बॉन्ड दोनों स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड डबल डबल है, दोनों में पाई बॉन्ड के नंबर इक्वल है। अब चार्ज इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, यहां पर एन पे प्लस है, यहां पे ओ पे प्लस है। एन पे प्लस इज मोर स्टेबल देन दी ओ पर प्लस। इस क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये देखें, इसका नाम है एक्रेल्डिहाइड। देखो रेजोनेंस ऐसे हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया, प्लस माइनस। दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, इस पाई इलेक्ट्रॉनों को ऐसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कुछ भी बना सकते हैं। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा तो उसको आप लास्ट में लेके चले जाना, तो उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में क्या होगा? लीस्ट होगा। अब वो वैलिड स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये आपको देखने का काम नहीं है। उन्होंने स्ट्रक्चर दिया, बोला कि आप स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी बताओ, तो स्टेबिलिटी आपको निकालना है, रूल के अकॉर्डिंग निकालना है। 100% क्वेश्चन सही करोगे। देखो, पहला मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबल, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब दोनों में चार्ज है, देखो यहां भी प्लस है, यहां भी, यहां पे प्लस माइनस, यहां प्लस, तो कार्बन में प्लस हर प्लेस पे है, बट यहां कार्बन पर माइनस है, कार्बन पर माइनस, यहां ओ पर माइनस है, तो बी की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? दूसरे नंबर पर, क्योंकि सीक्वेंस से चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब बचा सी और डी। सी और डी में देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस। प्लस का मतलब होता है कि इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका जो पी ऑर्बिटल है वो खाली है। क्या ये प्लस चार्ज इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है? आंसर है नो। ये प्लस माइनस बॉन्ड तो जरूर बना सकता है, बट ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। नेगेटिव के चार्ज इसके ऑर्बिटल में एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। ये इधर जाएगा तो इधर चला जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी कम। डी की स्टेबिलिटी ज्यादा और सी की स्टेबिलिटी कम। फिर से एक बार, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, पहला रूल कंप्लीट, पाई बॉन्ड ज्यादा है। दूसरा रूल, जहां पे नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन पे प्लस, कार्बन पे प्लस, कार्बन पे प्लस, पर नेगेटिव चार्ज यहां ओ पे माइनस है, बी पे डाल दिया। तीसरे में देखो प्लस माइनस अगल बगल है, प्लस माइनस अगल बगल है, लेकिन एक में प्लस के बगल में कीटोन लगा है। कीटोन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रॉन देने के लिए कुछ होना चाहिए। लोन पेयर नेगेटिव का फ्लो पाई बॉन्ड की तरफ होता है, तो ये लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं बेटा। कॉन्जुगेशन किसका है? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा अगले एटम पे पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस करना चाहिए, पलट के नहीं बनाना है आप बच्चों को। प्लस के बगल में ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, स्टेबिलिटी का। माइनस के बगल में ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, इसका रेजोनेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अगले में देखो, एकदम फोर्थ की तरह से फिफ्थ मैंने किया है। यहां पर पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बीसीडी में देखो, यहां पे ओ पे नेगेटिव है, कार्बन पे प्लस, कार्बन पे प्लस, कार्बन प्लस, ओ पे नेगेटिव, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। अब इन दोनों में फिर वही पहला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। पॉजिटिव के बगल में नाइट्रो का ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, और उसके पास कुछ है ही नहीं इसके ऑर्बिटल में, उल्टे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो आप, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यहां पे नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी सी क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी। तो डी की स्टेबिलिटी ज्यादा और सी की स्टेबिलिटी कम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी, ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है। सबसे पहले आपने क्या देखना है? अनचार्ज स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड ज्यादा, पाई बॉन्ड पहले के ज्यादा, पाई बॉन्ड ज्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब बीसीडी में देखो, बीसीडी में पाई बॉन्ड, यहां पे डबल पाई बॉन्ड है, यहां पर सिंगल पाई बॉन्ड है, सिंगल पाई बॉन्ड है, डबल पाई बॉन्ड है, तो जहां पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। चलो भाई, इन दोनों के बारे में ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई। अब चार्ज कॉन्सेप्ट सी माइनस ओ प्लस, सी माइनस ओ प्लस, चार्ज का एटम भी सेम हो गया, चार्ज का एटम भी सेम हो गया। अब दूसरा रूल लगाओ, अपोजिट चार्ज पास पास, तो स्टेबिलिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। अपोजिट चार्ज दूर दूर, तो स्टेबिलिटी क्या आएगी? कम आएगी। तो ई की स्टेबिलिटी ज्यादा कर दिया, बी की स्टेबिलिटी कम कर दिया।
अब बचा हमारे पास सीओडी। सीओडी में ध्यान से देखो, कार्बोकेटाइन के बगल में कार्बन पे प्लस, कार्बन पे माइनस, कार्बन प्लस, कार्बन माइनस, चार्ज कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अब पड़ोसियों को देखो, यहां प्लस के बगल में लोन पेयर है, रेजोनेंस हो जाएगा बेटे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। यहां नेगेटिव के बगल में लोन पेयर है, यहां पे भयंकर क्या होगा, रिपल्शन। यहां पे भयंकर वाला क्या होगा बताओ, भयंकर वाला रिपल्शन होगा। और भयंकर वाला रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डी विल बी लीस्ट स्टेबल। तो सी के बाद क्या चला जाएगा, डी। तो ए बी सी डी याद रखना। इसके बाद देखो, नेगेटिव के बगल में लोन पेयर आएगा अनस्टेबल, और यहां पॉजिटिव के बगल में लोन पेयर आएगा बैक बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी रखेगा या अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। सेवंथ एग्जांपल में कार्बन पे नेगेटिव, एन पे नेगेटिव, तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी कम। एन पे नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव, तो ओ पे नेगेटिव ज्यादा, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी कम। ठीक है बेटा। इसमें देखो, नाइन्थ एग्जांपल को भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। नाइन्थ एग्जांपल में पहली बात क्या देखोगे, जहां पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, कुछ करना ही नहीं है। यहां पाई बॉन्ड है कम, यहां पाई बॉन्ड है ज्यादा, तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी कम। अब यहां अनचार्ज और चार्ज की बात नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि सीक्वेंस से चलो। पाई बॉन्ड ज्यादा, इसमें आपको पता है कि ये इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि यहां इसके बोरॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ठीक है, वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, बट आप मेरा रूल फॉलो करो जो हम सिखा रहे हैं, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबल। 10th एग्जांपल में बात करो, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी कम। उसके बाद यहां पे 11th एग्जांपल, यहां पे सल्फर पे माइनस है और यहां पर ओ पर माइनस है। बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा स्टेबल, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा, बी की स्टेबिलिटी कम। ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने आप बच्चों को कुछ एग्जांपल्स कराया। एक दो एग्जांपल और कराते हैं। 12 एग्जांपल। देखो, 12 एग्जांपल में अगर हमारे पास ये पाई बॉन्ड है, चलो एल्डिहाइड की ही बात करते हैं, हमें स्टेबिलिटी ये थोड़ा छूट गया था। एक तो आपने आरएस इसका ये बनाया, ओ पर माइनस और यहां पर प्लस, और दूसरा जो आरएस बनाया पलट दिया। देखो, अब मैं रूल के अगेंस्ट में जा रहा हूं। मैंने बोला था कि ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। उल्टा करोगे तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है यार, सोचने को तो कुछ भी गलत सही सोच सकते हो। तो मैंने सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहां पे नेगेटिव आया और यहां पर क्या आया, पॉजिटिव आया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा, इसको मैंने डीलोकलाइज ही नहीं किया, यहां पे प्लस बनाया और यहां पे माइनस बनाया, और दूसरे स्ट्रक्चर में इसको डीलोकलाइज बनाया। एकदम एग्जांपल नंबर 12 में फोर्थ की तरह से बना रहा हूं, लेकिन कुछ मुझे और सिखाना है आप बच्चों को। यहां पे नेगेटिव आ गया और यहां पर प्लस आ गया। ये आपके पास 5 RS है। लास्ट एग्जांपल ही बता रहा हूं स्टेबिलिटी के लिए। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर 5 में से कौन सा है। तो आपने देखा पहला रूल क्या है, जहां पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इसको अगर मैं ए कर दूं, इसको बी कर दूं, इसको सी कर दूं, और ये डी हो गया और ये ई हो गया, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए जाएगा। दूसरे नंबर पर आप एग्री करोगे कि पाई बॉन्ड हर जगह इक्वल है, तो नेगेटिव चार्ज ओ पे है, कार्बन पे प्लस हर जगह है। नेगेटिव चार्ज ओ पे है, कार्बन पे प्लस है, ये तो ऑक्सीजन में प्लस है, कार्बन में प्लस है, कार्बन में प्लस है, तो ओ पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा। बी के बाद क्या जाएगा, मैंने सिखाया था कि प्लस के बगल में कीटोन एल्डिहाइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन एल्डिहाइड इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि नेगेटिव के बगल में ये लगा हुआ है, अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप लगा है, तो डी गया, और डी के बाद ई गया, और लीस्ट स्टेबल कौन सा जाएगा, बी जाएगा। क्यों लीस्ट स्टेबल बी जाएगा, पाई बॉन्ड सब में इक्वल है, यहां ओ पर प्लस है, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो चलो इसकी स्टेबिलिटी तो सेकंड नंबर पे गया, यहां नेगेटिव कार्बन पे, बट यहां पर ओ पर प्लस है और यहां पर सी पर प्लस है, तो ओ पर प्लस विल बी लेस स्टेबल देन दी सी पर प्लस। इस तरीके से मैंने आप बच्चों को 12 एग्जांपल्स के साथ
स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की। इसके पहले भी जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था तब भी हमने आप बच्चों को स्टेबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। आई एम 100% श्योर कि आप स्टेबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कि एडवांस नहीं पूछे जाते हैं, मेन से पूछे जाते हैं, आप कर लोगे। तो इसमें जो ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर में देखो, सबसे पहले ए गया, ए के बाद बी गया, बी के बाद डी गया, डी के बाद ई गया और ई के बाद सी जाएगा। सी जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा। यहां मैंने बी गलती से लिख दिया है, यहां पे ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। तो सी विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी तक तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताया, अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में आप बच्चों को बताने वाले हैं। तो देखो हमने क्या लिखा, डिटरमिनिंग स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होगी, नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो ब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन में रेजोनेंस हो रहा है और ब्यूटीन में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो जिसमें रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा कर देना, करेक्ट। दूसरी चीज, मॉलिक्यूल्स विथ इक्वली स्टेबल आरएस, मॉलिक्यूल्स विथ इक्वली स्टेबल आरएस विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1 देखो, यह है सल्फोनेट एनाइन, मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलेट एनाइन, देन फिनॉक्साइड आयन, देन इथॉक्साइड आयन। ध्यान से समझो, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने लिख दिया। इस नेगेटिव चार्ज का अगर मैं रेजोनेंस कर रहा हूं तो एक बार नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऊपर जाएगा, एक बार नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके नीचे आएगा। तो इसमें जो आरएस मिलेंगे, टोटल कितने मिलेंगे, 3 आरएस मिलेंगे और सभी की स्टेबिलिटी इक्वल होगी, आप एग्री करोगे। दूसरा, अगर इस कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे एक ऐसे ही इक्वली स्टेबल का जो हमें क्या मिलेगा, आरएस मिलेगा। इसका आरएस अगर मैं बनाऊं दूसरा वाला आरएस, तो देखो ये मिलेगा RCO माइनस डबल बॉन्ड O। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा होगी। इसमें भी इक्वली स्टेबल के आरएस मिल रहे हैं, इसमें भी 3 इक्वली स्टेबल के आरएस मिलेंगे। तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो होगा वो 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 1/3 1/3 1/3। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और यहां पे नेगेटिव चार्ज 2 ही ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, -½ -½ तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम। इक्वली स्टेबल आरएस है तो उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में इक्वल होगा, और अगर हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो ऐसा हाइब्रिड भी खूब ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसकी बात करो, फिनॉक्साइड आयन, इसके 5 आरएस मिलेंगे। देखो ध्यान से देखना, इसके जो आरएस मिलते हैं 5 आरएस। एडवांस नहीं पूछा इस प्रॉब्लम को कि फिनॉक्साइड में 5 आरएस है, फिर भी उसकी स्टेबिलिटी कम है कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलेट आयन विच विल हैव ओनली 2 आरएस। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज बेटा जब यहां रेजोनेंस करेगा ना, तो देखो ऑर्थो पर जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां ऑर्थो पर आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहां से रेजोनेंस करके पैरा पे जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहां जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा। तो 5 आरएस मिल रहे हैं, बट नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, नेगेटिव चार्ज कभी कार्बन पे जा रहा है, कभी ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो ऐसा आरएस, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आरएस की स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होती, भले उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नंबर ज्यादा हो, वो हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन अनइक्वल करेंगे। अगर हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन अनइक्वल करेंगे तो ऐसा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल, इवन इट विल हैव 5 आरएस because negative charge is delocalized on the ortho and para position which is carbon, and we know that negative charge on the carbon is less stable. मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। इसमें 2 RS but negative charge will be delocalized on the oxygen, both RS will be equally stable, so hybrid contribution, hybrid में इनका contribution equal होगा और stability बढ़ जाएगी। और लास्ट वाले मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात करने वाले। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में ये देखो हमारे पास है, इसको मैंने सिखाया था, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्योंकि इसमें 7 आरएस मिलेंगे और सभी की स्टेबिलिटी इक्वल होगी। फिर उसके बाद हमने आप बच्चों को दिखाया था साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन, इसके 3 आरएस मिलेंगे और सभी की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। और उसके बाद
ये देखो हमने बेंजाइल कार्बोकेटाइन कर दिया, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और उसके बाद क्योंकि इसमें 5 RS मिलेंगे, 5 RS में से एक तो ये खुद होगा, और जब ये बेंजीन से रिंग बाहर जाएगा, बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी, बेंजीनोइड कैरेक्टर इसका ब्रेक हो जाएगा बेटा। अगर इसका बेंजीनोइड कैरेक्टर ब्रेक हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो CH2 के साथ प्लस चार्ज, सॉरी CH2, और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो इसमें जो स्टेबिलिटी आएगी RS की अनइक्वल होगी, मिलेगा तो 5 RS, इसमें तो 3 RS ही मिलेगा, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा देखी गई। क्यों? क्योंकि इसमें हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन तीनों RS का इक्वल होगा। और उसके बाद ये देखो हमने ये RS बताया, ये बेंजीन बताया, ये बेंजीन में फिनाइल कार्बोकेटाइन, याद है ना, हमने कहा था फिनाइल कार्बोकेटाइन का प्लस चार्ज क्या करता है, रेजोनेंस नहीं करता है। तो एग्जांपल नंबर 2 मैंने सिखाया। ऐसे एग्जांपल नंबर 3 की मैं बात करूं, कहां कर दूं बात, मैं यहां बात कर दूं। अगर एग्जांपल नंबर 3 की बात कर दूं, एग्जांपल नंबर 3 में ये देखो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्बेनाइन, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि इसमें 5 RS मिलेंगे, मैं आप बच्चों को सिखा चुका हूं। और उसके बाद बेंजाइल कार्बेनाइन की मैं बात करना चाहूंगा, इसमें 5 RS इसमें भी मिलेंगे, ध्यान देना, इसमें भी 5 RS मिलेंगे, लेकिन सभी की स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होगी भाई। 5 RS इक्वली स्टेबल, 5 RS इक्वली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो ये बेंजीन है, बेंजीन जब करेक्ट बेंजीनोइड कैरेक्टर होता है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ रेजोनेंस हो रहा है, ये देखो यहां पे इसका बेंजीनोइड कैरेक्टर खत्म हो रहा है। तो जब बेंजीनोइड कैरेक्टर खत्म हो जाता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाएगी। ये देखो ये बेंजीनोइड कैरेक्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे 5 RS मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज यहां है, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां पे जाएगा। और इससे कम स्टेबल फिर मैं डाल रहा हूं कौन सा, फिनाइल कार्बेनाइन, क्योंकि फिनाइल कार्बेनाइन में मैंने सिखाया था ये नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, ठीक वैसे ही जैसे फिनाइल कार्बोकेटाइन में ये पॉजिटिव चार्ज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। मेरे ख्याल से जरूर आपको समझ में आ रहा है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये लोकलाइज्ड है। बेंजीन में तो रेजोनेंस हो रहा है, बट ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा है, बेंजीन में तो रेजोनेंस हो रहा है। तो हमने बी इस पॉइंट में ए में सिखाया जहां रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बी में सिखाया इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सी बताने जा रहे हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लंबी दूरी में कॉन्जुगेशन हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कम दूरी में कॉन्जुगेशन हो। तो लॉन्ग एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन दी लेस एक्सटेंडेड रेजोनेंस, बट एक शर्त है, नेचर ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स आर सेम। नेचर ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स का मतलब होता है जैसे यहां पे हाइड्रोकार्बन है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। और इसी में डी, दोनों का एग्जांपल मैं एक साथ सिखाऊंगा। डी वाले पोर्शन में लीनियर एक कॉन्जुगेशन होता है जिसे बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। देखो एक टर्मिनोलॉजी याद रखो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, कभी कभी टर्मिनोलॉजी आएगी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दूसरी टर्मिनोलॉजी आ रही है लीनियर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स विल बी मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, प्रोवाइडेड, एक शर्त है कि जिन दो मॉलिक्यूल को हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें एक्सटेंड ऑफ रेजोनेंस सेम हो और नेचर ऑफ द बॉन्डिंग एटम सेम हो। नेचर ऑफ द बॉन्डिंग एटम का मतलब अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो ये भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर इसमें हाइड्रोकार्बन के साथ ईथर लगा हो तो इसमें भी हाइड्रोकार्बन के साथ क्या लगा हो, ईथर लगा हो। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं एक्सटेंडेड और लीनियर का। इसका एग्जांपल 1 देखो, इसमें ये लीनियर कॉन्जुगेशन है, ये पाई बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये देखो, आप पहले देखो, समझो एक्सटेंडेड और क्रॉस क्या है। एक्सटेंडेड यहां से शुरुआत किया यहां तक बचे पाई सिग्मा पाई। इसमें क्रॉस कब पहचानोगे, क्रॉस तब होगा जब एक दो पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस ना करें, किसी तीसरे के थ्रू रेजोनेंस करें। जैसे इस पाई बॉन्ड के बारे में बात करो, ये पाई बॉन्ड इधर रेजोनेंस करे या इधर रेजोनेंस करे, किसी एक साइड में रेजोनेंस कर सकता है, तो कहते हैं ये पाई बॉन्ड कहां चला गया, क्रॉस में चला गया। ये पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं करता जब दो लोग आपस में बात ना करें बल्कि किसी मीडिएटर के थ्रू बात करें, तो कहते हैं जो मीडिएटर हो गया वो क्या हो गया, क्रॉस में हो गया। चलेगा नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से समझ जाओगे आप। तो ये क्रॉस में चला गया, ये दोनों लोग आपस में नहीं कॉन्जुगेशन, क्यों नहीं कॉन्जुगेशन में, पाई सिग्मा, देखो डबल सिग्मा आ गया कि नहीं आ गया, तो डबल सिग्मा आ गया
तो ये आपस में नहीं कर पाएंगे। ये किसके साथ करेंगे? इसके साथ करेंगे। ये किसके साथ करेगा? इसके साथ भी करेगा। ये किसके साथ करेगा? इसके साथ भी करेगा। और यहां पे देखो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है? कम है। नेचर ऑफ द बॉन्डेड एटम्स भी क्या है? सेम है। फिर से सुनो आप, इसको हम लीनियर क्रॉस में कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस सेम है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस का मतलब 3 पाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहां पे भी 3 पाई 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? बताओ। तो एक्सटेंट दोनों में सेम है। लीनियर क्रॉस का कंपेयर तब करोगे प्रोवाइडेड एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस एंड नेचर ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स आर सेम। तो इन दोनों में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस मतलब जितनी दूरी में यहां रेजोनेंस हो रहा है उतनी दूरी में यहां रेजोनेंस हो रहा है। जो हाइड्रोकार्बन यहां है वही हाइड्रोकार्बन यहां है। तो ये क्रॉस में चला गया, इसमें चला गया, इसमें कंपेयर करो। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस सर्टेनली इसमें ज्यादा है कंपैरेटिवली इसके। अब बच्चे कहते हो सर यहां तो क्रॉस लीनियर है, यहां क्रॉस है। भैया यहां एक्सटेंट तो ज्यादा है तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या कर दिया हम लोगों ने? ज्यादा कर दिया। ठीक, मेरे ख्याल से समझ गया। दूसरा एग्जांपल में हमने देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन ही ले रहे हैं। ये देखो, ये हम बता रहे हैं यहां पर कौन सा कॉन्जुगेशन? पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये देखो लीनियर हो गया और इसको क्रॉस बना रहे हैं। जब दो लोग आपस में रेजोनेंस ना करें, देखो ये क्रॉस बन गया, ये क्रॉस बन गया। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ही क्या है? कम है। नो डाउट ये क्रॉस में है, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी इस लेस एक्सटेंट वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि यहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। इतना तो यहां है ही, साथ में इतना भी है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, थर्ड एग्जांपल में ये देखो हमने ईथर का एग्जांपल ले लिया। ये पाई बॉन्ड, ये लीनियर हो गया, ये क्रॉस हो गया, क्योंकि ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करे, इधर रेजोनेंस करे, किधर करे? लेकिन ये लोन पेयर सिग्मा पाई, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है? कम है। इस तरीके से हमने आप बच्चों को क्रॉस और लीनियर की टर्मिनोलॉजी दिया। ये जो लोन पेयर है बेटा वो किस में है? क्रॉस में है। ये लोन पेयर किस में है? क्रॉस में है। ठीक, और लीनियर और क्रॉस, आई एम श्योर आप बच्चों को समझ में आया है ना? तो कुछ और एग्जांपल्स स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट की बात करूं मैं, एग्जांपल अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा कैसे आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेंजीन, फिर उसके बाद नेफ्थलीन, फिर उसके बाद होता है एंथ्रासीन और लास्ट होता है फिनेंथ्रीन। क्यों? क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, प्रोवाइडेड नेचर ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द एटम्स आर सेम। तो एग्जांपल 1 की अगर हम बात करें, बेंजीन की स्टेबिलिटी को ज्यादा किया, बताता हूं भी आपको ऐसा क्यों है। बेंजीन ज्यादा स्टेबल होगा, ये देखो नेफ्थलीन, इससे ज्यादा स्टेबल होता है एंथ्रासीन, और इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा फिनेंथ्रीन। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। बेंजीन है, दिस इज नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये फिनेंथ्रीन। इन स्ट्रक्चर्स को याद करने का थोड़ा एक टेक्निक है, बच्चे भूल जाते हैं।
जो कि एक्सपीरियंस कहता है। एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन में ये देखो, एक को हम ऐसे लिखते हैं ना स्कैटर्ड करके, तो 3 रिंग्स स्कैटर्ड हो तो समझ जाना वो क्या है, एंथ्रासीन है। और फिनेंथ्रीन में ऊपर देखो पॉकेट बनाते हैं ना, पी ऐसे पॉकेट बनाते हैं, तो 2 रिंग के साथ ऊपर पॉकेट बना दिया तो क्या हो जाएगा, फिनेंथ्रीन हो जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि आप बच्चों को पता है कि बेंजीन के जो आरएस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 आरएस मिलेंगे। नेफ्थलीन के बारे में मैं भी सिखाऊंगा आपको, इसके 3 आरएस मिलते हैं, इसके 4 आरएस मिलते हैं। आरएस का मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसके जो आरएस मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 5 आरएस मिलते हैं। ठीक है। एक चीज मैंने आप बच्चों को स्टार्टिंग में बताया था, कभी कभी वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के साथ साथ रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। एक बार फिर से उसको अगर यहां लिखे, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी। अब आपको इसका आरएस मैं सिखा सका हूं, मैं आपको नेफ्थलीन का आरएस बताने जा रहा हूं। एक तो ये खुद आरएस है, ये देखो नेफ्थलीन, ये पाई बॉन्ड यहां, पाई बॉन्ड यहां, पाई बॉन्ड यहां, पाई बॉन्ड यहां, करेक्ट। अब देखो इस पाई बॉन्ड को इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, तो ये पाई बॉन्ड इधर चलाएगा और ये रिंग इस तरह से रहेगी। इस पाई बॉन्ड को अगर हम इसके साथ रेजोनेंस करा दें, इधर रेजोनेंस करा दें, इधर करा दें, इधर करा दें, तो ये 3 आरएस आप बच्चों को नेफ्थलीन के दिखाई पड़े, करेक्ट। अब इसमें स्टेबिलिटी की बात करें, ए बी सी, स्टेबिलिटी की बात करें। देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, बीच वाला पाई बॉन्ड है, ये लेफ्ट और राइट दोनों वाली रिंग को एरोमेटिसिटी यानी कि बेंजीनोइड करैक्टर प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो ये एरोमेटिक, एरोमेटिक अभी आप, एरोमेटिसिटी एक ऐसी फिनोमिना है जो किसी मॉलिक्यूल में आती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, करेक्ट। तो अब बच्चों को देखना है, जैसे बेंजीन एरोमेटिक है, अब ऐसे याद कर लो, फिर आपको सिखाएंगे। ये पाई बॉन्ड इधर भी बेंजीनोइड प्रोवाइड कर रहा है, इधर भी बेंजीनोइड प्रोवाइड कर रहा है, दोनों रिंग क्या है, एरोमेटिक है। इस स्ट्रक्चर में ये वाली रिंग एरोमेटिक है, इस स्ट्रक्चर में ये वाली रिंग क्या है, एरोमेटिक है, करेक्ट। तो अगर तीनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो होगी बेटा, सबसे ज्यादा ए की होगी और बी इक्वल टू सी होगी, करेक्ट, क्योंकि यहां पे दोनों रिंग क्या है, बेंजीनोइड की रिंग है। अब अगर सारी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि बॉन्ड पैरामीटर इक्वल नहीं होगा, करेक्ट। जैसे बेंजीन में तो सीसी बॉन्ड लेंथ इक्वल थी क्योंकि 2 आरएस मिलते थे और दोनों की स्टेबिलिटी क्या थी, इक्वल थी। यहां पे ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ए का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा जाएगा, तो ए जैसा दिख रहा है वैसा ही हाइब्रिड दिख लेगा। आप बच्चों को ध्यान देना है, जैसे मान लो अगर मैं मार्किंग कर दूं, ये एटम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये एटम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये एटम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछते हैं 1, 2 और 3 में बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर जाएगा, तो जिस तरह से ए दिख रहा है वैसा ही हाइब्रिड दिखेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तो बात करनी नहीं है, किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अगर वो बॉन्ड पैरामीटर या किसी भी करैक्टर की बात करते हैं तो आपको उसके हाइब्रिड को एक्सप्लेन करना है, हाइब्रिड के बारे में सोचना है। तो अगर कोई बोले 1, 2 की बॉन्ड लेंथ क्या है, 1, 2 और 2, 3 में बॉन्ड लेंथ में क्या ऑर्डर आएगा, तो आप बोलोगे कि 1, 2 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी, और 2, 3 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, तो C1 1, 2 की जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होगी और 2, 3 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लॉन्गर होगी। मेरे ख्याल से आप बच्चों को क्लियर है, करेक्ट। अब हम आप बच्चों को बताने जा रहे हैं किसका, एंथ्रासीन के बारे में। एंथ्रासीन के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें, अच्छा हाँ एक चीज और, एक शॉर्टकट भी तरीका है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का। जैसे एक पाई बॉन्ड यहां पहले बीच में बनाइए, जब पाई बॉन्ड बीच में बना दीजिए, लेफ्ट और राइट में क्या कर दीजिए, कॉन्जुगेशन कर दीजिए। उसके बाद इस पाई बॉन्ड को एक बार इधर शिफ्ट कर दीजिए, कॉन्जुगेशन करते चले जाइए। उसके बाद इसी पाई बॉन्ड को एक बार इधर शिफ्ट कर दीजिए, कॉन्जुगेशन करते जाइए। दोबारा आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम बात करें एंथ्रासीन की, एंथ्रासीन में बेटा जो आरएस मिलेंगे वो मिलेंगे 3। तो एक बार यहां पाई बॉन्ड बनाइए, कॉन्जुगेशन करते चले जाइए।
एक बार पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करिए, कॉन्जुगेशन करते चले जाइए। इस पाई बॉन्ड को एक बार आगे शिफ्ट कर दीजिए। अब यहां पे देखिए पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो यहां लगाइए पाई बॉन्ड, यहां लगाइए पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन करते चले जाइए। ऐसे यहां पर इस साइड में कॉन्जुगेशन करते चले जाइए, यहां पर कॉन्जुगेशन करते चले जाइए। अब इस पाई बॉन्ड को आगे सेट कर दीजिए। करेक्ट। स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, अगर इसको मैं ए बोल दूं, दिस इज बी सी डी। देखते हैं यहां पर अगर मैं नोटिस करूं तो यहां पर ये वाली रिंग तो एरोमेटिक है, ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है, ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है। इसमें टू रिंग्स आर एरोमेटिक, बेंजीनोइड कैरेक्टर है, ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है। यहां पे देखें ये दोनों रिंग ये पाई बॉन्ड इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, यानी ये भी एरोमेटिसिटी को के करेक्टर को बताएगा, ये भी एरोमेटिसिटी करेक्टर को बताएगा। इसमें देखें एक ही रिंग क्या है बेटा, एरोमेटिक है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस मॉलिक्यूल में जो स्टेबिलिटी आएगी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी और सी की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी और इक्वल होगी, और ए और डी की स्टेबिलिटी जो होगी बेटा वो क्या होगी, इक्वल होगी और कम होगी। तो इस तरीके से हमने इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया। अगला जो एग्जांपल है दैट इज फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर को अगर हम बताएं तो इसके आरएस मिलते हैं 5। पहले मैंने स्केलेटन बना दिया क्योंकि आप बच्चों को पता है कि स्केलेटन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है, सेम होता है। अब देखो ट्रिक है, और वो ट्रिक से आप जाकर के घर पर बना लीजिएगा। जैसे यहां पर एक बार पाई बॉन्ड बनाइए, कॉन्जुगेशन करते चले जाइए। उस ट्रिक को हम यहां भी फॉलो कराना चाहेंगे। एक बार यहां बनाइए बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड बनाइए, कॉन्जुगेशन करते चले जाइए। फिर इस बॉन्ड को आगे बढ़ाइए, फिर उसके बाद इधर भी कॉन्जुगेशन करिए, इधर भी कॉन्जुगेशन करिए, उसी बॉन्ड को और आगे इंक्रीज करिए। ये देखिए कॉन्जुगेशन करते चले जाइए, इसी बॉन्ड को आगे बढ़ा दीजिए, कॉन्जुगेशन करते चले जाइए। तो ऐसे यहां पर देखो शॉर्टकट कहता है, ये पाई बॉन्ड इधर आया, फिर इसको आपने आगे बढ़ा दिया, यहां पर कर दिया, फिर इसी पाई बॉन्ड को आपने क्या कर दिया बेटा, आगे कर दिया, देखो यहां पे सेट कर दिया। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन करिए। देखिए पाई के साथ एक ऑल्टरनेट पाई, सिग्मा पाई, फिर यहां पे सिग्मा पाई, फिर यहां पे सिग्मा पाई, फिर यहां पे सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, एक स्ट्रक्चर ये मिल गया। इसको आगे बढ़ा दिया आपने, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, यहां पर हो गया। ठीक बेटा, फिर आगे देखो, इस पाई बॉन्ड को इधर किया, इधर बनाइए इस तरह से। करेक्ट। अब देखिए, अब यहां पर पाई बॉन्ड बनाइए, ये पाई बॉन्ड आया, सिग्मा पाई पाई पाई। अब यहां पे दो सिचुएशन है, सिग्मा पाई करके ऊपर चले जाइए या सिग्मा पाई करके इधर चले जाइए। ये देखिए इधर आए आप, इधर चले गए, इधर चले गए, या यहां पर किया, ये देखो सिग्मा पाई, ऊपर न जाइए क्योंकि ऊपर वाला बन चुका है, इधर चले जाइए। तो ये आपके पास 5 RS मिले। तो आप बच्चों को मैं सिखाऊं शॉर्टकट, एक देखो, एक बार यहां किया पाई ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन, यहां किया पाई ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन, यहां किया पाई ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन। लेकिन जब आप बच्चों ने पाई यहां किया, देखो जब आपने पाई यहां किया, ठीक है,
जब आपने पाई यहां किया तो आपके पास दो चॉइस है, पाई के बाद सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ऊपर चले जाइए या इधर चले जाइए, ऊपर जाएंगे तो इधर मिलेगा, नीचे जाएंगे तो ये मिल जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से 5 RS आप बच्चों को मिले। अब इसमें स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें आप नोटिस कर सकते हैं यहां पे ये रिंग एरोमेटिक है और ये रिंग एरोमेटिक है। इसमें देखें, इसमें ये भी रिंग एरोमेटिक है, ये पाई बॉन्ड इधर भी इन्वॉल्व होगा एरोमेटिसिटी के लिए, इधर भी इन्वॉल्व, एरोमेटिसिटी का मतलब बेंजीनोइड कैरेक्टर में, और ये पाई बॉन्ड इधर भी बेंजीनोइड कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसमें देखें बेटा तो ये वाली रिंग नॉन एरोमेटिक है, ये वाली रिंग नॉन एरोमेटिक है, ये वाली रिंग में देखो बेंजीनोइड कैरेक्टर है 6 इलेक्ट्रॉन से, जैसे बेंजीन में होता है। ऐसे यहां पे नोटिस करें, यहां पे ये ए वाली रिंग क्या है, एरोमेटिक है, ये भी रिंग एरोमेटिक है। इसमें अगर नोटिस करें तो इसमें हमारे पास ये वाली रिंग एरोमेटिक है। अच्छा हाँ, ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है बेटा, ये एरोमेटिक है, पाई सिग्मा पाई है ना, और ये वाली रिंग एरोमेटिक है। ये वाली रिंग एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि पाई सिग्मा पाई, और यहां पे देखो सिग्मा ही सिग्मा आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो इस तरीके से, और यहां ए वाली रिंग एरोमेटिक है, करेक्ट। इसको अगर मैं ए बोलूं, इसको बी सी डी ई की बात करूं, स्टेबिलिटी के बेसिस पे आप एग्री करोगे सबसे ज्यादा स्टेबल बी है, क्योंकि बी में सारी की सारी रिंग क्या है, एरोमेटिक है। बी के बाद अगर हम बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी ए और यहां पर ए और ए, इन सभी की स्टेबिलिटी क्या आ रही है बताओ, बराबर आ रही कि नहीं आ रही है। तो ए इक्वल टू डी इक्वल टू ई, और लीस्ट स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, सी स्ट्रक्चर है, करेक्ट। तो हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और बेसिस पे कंट्रीब्यूशन किसका होगा, बी का होगा। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाकर के हमने हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में सिखाया कि स्टेबिलिटी हम किस तरह से निकालने वाले हैं। रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताया, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, करेक्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन इस हाइड्रोकार्बन में आता है कि ये तो रेजोनेंस एनर्जी का जो ऑर्डर है या स्टेबिलिटी का ऑर्डर है पर मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर पर रिंग की बात करें तो पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा आती है बेंजीन की, उसके बाद आती है, मतलब इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले बेंजीन की। तो पर रिंग अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की बात करें तो ये जो ऑर्डर होगा वो उलट जाएगा, बेंजीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद नेफ्थलीन का होगा, फिर उसके बाद एंथ्रासीन का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, फिनेंथ्रीन का होगा। इसका पूरा नाम लिख लेना, फिनेंथ्रीन का होगा। ये फिनेंथ्रीन है और ये क्या है, एंथ्रासीन है, और ये नेफ्थलीन है, और बेंजीन आप बच्चों को पता ही है। कुछ और एग्जांपल्स आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो तो होगा पिरिडीन, ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, होमोसाइक्लिक है। इसमें और इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर 6 मेंबर रिंग ये भी है, 6 मेंबर रिंग ये भी है, बट यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी इक्वल है, जबकि यहां नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी आई पिरिडीन की और बेंजीन से क्या हो गई, पिरिडीन की कम हो गई। रही बात नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो याद रखना कि नाइट्रोजन का लोन पेयर पिरिडीन में लोकलाइज्ड है। क्यों लोकलाइज्ड है, मैंने आप बच्चों को सिखाया था कि अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp से जो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है, शेप उसका लीनियर होगा। अगर लीनियर शेप बनाओगे तो बेटा रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा अगर इस लोन पेयर को हम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देंगे। ठीक, ये आपको GOC2 में हेल्प करेगा कि पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। आगे बढ़ जाओ, यहां पे 6 मेंबर रिंग है, यहां पे 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर की स्टेबिलिटी कम होती है कि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री चाहिए, तो यहां पे तो 120 डिग्री है, बट यहां पे 108 डिग्री बॉन्ड एंगल आएगा। स्टेबिलिटी थोड़ी ऑब्वियसली 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, 6 मेंबर रिंग से कम होती है। अब इन तीनों 5 मेंबर को आपस में कंपेयर करो, बहुत बढ़िया रेजोनेंस करता है सल्फर का लोन पेयर। 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कम होती है, साइज भी बहुत
बड़ा नहीं होता है कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में परेशानी आए, तो इसलिए सल्फर इज द बेस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इसलिए सल्फर को, थायोफीन को हमने पहले किया। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप बात कर सकते हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन में डबल लोन पेयर है, एक लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, एक लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। फिर वही रूल कि अगर इसका दोनों लोन पेयर, बच्चे कहते हैं सर एक लोन पेयर इधर करा दीजिए, एक लोन पेयर इधर करा दीजिए। भैया लोन पेयर अगर दोनों रिन्वॉल्व कर दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल का ही इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता है। तो इसमें sp तो होना ही नहीं चाहिए रिंग में। तो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, एक लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, पार्टिसिपेशन टेंडेंसी कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। बेंजीन में 2RS बनेगा, आप बच्चों को पता है। पिरिडीन में इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो RS बनाना है तो एक बार इधर से घुमा देना आप, और एक ये खुद है, एक बार आप इधर से घुमा देना, तो देखो इससे ये बन गया। दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, सेम है। हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जैसे इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वैसे ही सल्फर का बनेगा, वैसे ही ऑक्सीजन बनेगा। कैसे, लेट अस सी। नाइट्रोजन का लोन पेयर देखो बेटा प्लस m कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इस पोजीशन पर आ गया। तो यहां पर नेगेटिव आ गया, यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। ये पाई बॉन्ड ऐसे का ऐसे है। अगला स्ट्रक्चर बनाना है तो इस नेगेटिव चार्ज को आगे बढ़ाइए, इस तरह से आगे बढ़ाइए, और इस पाई बॉन्ड को क्या कर दीजिए, इस कार्बन के ऊपर ला दीजिए। यहां पर नेगेटिव चार्ज बन गया, यहां पर प्लस चार्ज है, और यहां पर पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से एक RS और मिला। अब इस नेगेटिव का इस पाई से कराइए। ये देखो ये नेगेटिव यहां पे गया, तो ये पाई बॉन्ड बेटा कहां चला गया, यहां पर चला गया। तो यहां पर नेगेटिव आ गया, और यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, आगे नहीं आ गया, और यहां पर प्लस चार्ज आ गया, और ये पाई बॉन्ड ऐसे का ऐसे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये देखो, नेगेटिव चार्ज को आपने इस तरह से डिलोकलाइज किया, पाई बॉन्ड को इस तरह से डिलोकलाइज किया, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां पर प्लस चार्ज आ गया, करेक्ट। और यहां पर क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। क्या नोटिस कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज कहां कहां रेजोनेंस कर रहा है। नेगेटिव चार्ज एक बार क्या इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, हाँ इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आया। क्या इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इस पर आया। इसके बाद क्या इस पर आया, हाँ देखो इस पर भी आ गया। इसके बाद क्या इस पर आया, हाँ देखो इस पर भी आ गया। तो नेगेटिव चार्ज यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर, सारे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा। और अगर नेगेटिव आएगा कार्बन पर, तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, बिकॉज ईच नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज। यहां भी प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है। ऑब्वियसली पार्शियल प्लस आएगा, क्योंकि पहला वाला स्ट्रक्चर जो है ये वाला न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो वाला न्यूट्रल है। मेरे ख्याल से मैं बच्चों को समझा सका कि पायरॉल में, फ्यूरॉन में, थायोफीन में किस तरह से RS बनाओगे। पिरिडीन में 2 ही RS बनेगा, बेंजीन में भी 2 ही RS बनेगा। अब इसकी बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में इसे बोलते हैं अल्फा, नेफ्थॉल था, नेफ्थलीन था ना बेटा, इस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा नेफ्थॉक्साइड इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं बीटा नेफ्थॉक्साइड। अल्फा नेफ्थॉक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली बीटा नेफ्थॉक्साइड के। तो इसको बनाते कैसे हैं, ये देखो, इसे कहते हैं अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल का बेस से रिएक्शन करो तो यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि इसका फिनॉल का H जो है वो क्या है, एसिडिक है। इसका H निकला, O- बन गया। बीटा नेफ्थॉल का H+OH- एसिड बेस रिएक्शन करा दिया, बीटा नेफ्थॉल का H निकला, बीटा नेफ्थॉक्साइड बन गया। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें RS ज्यादा बन रहा होगा। तो लोगों ने सर्च करना शुरू किया। मैं डिटेल में आगे पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन यहां पे जो RS मिलते हैं बेटा, वो 10 RS मिलते हैं, और यहां पे जो RS मिलते हैं वो कितने RS मिलते हैं, 9 RS मिलते हैं। कुछ इस एग्जांपल से मैं सिखाऊंगा, घर पर जाकर के इसका होमवर्क आप करोगे, क्योंकि 10 RS बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बट मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। देखो, एक तो RS खुद है। अब नेगेटिव चार्ज देखो, एक RS में यहां नंबर लिख दे रहा हूं, एक RS खुद है, ठीक। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करा, यहां पर नेगेटिव चार्ज घुमा, यहां पर नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज किया, तो पाई बॉन्ड ऑर्थो पर गया, तो देखो यहां पे दूसरा RS मिल गया। उसके बाद अब ये इधर जाएगा तो ये पैरा पे आएगा, यहां पर आएगा तो ये कौन सा RS मिल गया, तीसरा RS मिल गया।
अब नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो फिर इधर भी जाएगा, तो यहां पे देखो कौन सा आरएस मिल गया, चौथा आरएस मिल गया। अब यहां से नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। पहले इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जब नेगेटिव चार्ज इधर गया तो ये पाई बॉन्ड जो बना था ये ऊपर चला गया, तो यहां पे कौन सा आरएस मिल गया, फिफ्थ आरएस मिल गया। ठीक। अब बच्चों को पता भी है कि अगर एक ही बेंजीन की रिंग होती तो 5 आरएस मिलता, मैंने सिखाया आपको। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज को इधर लेके चल रहे हैं, ये अगर ये इधर जाए और ये इधर जाए तो ये कौन सा आरएस मिल गया, 6th आरएस मिल गया। नेगेटिव चार्ज इधर आया तो पाई बॉन्ड इधर गया तो ये कौन सा आरएस मिल गया, 7th आरएस मिल गया। आगे बढ़ रहे हैं, ये इधर गया तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पे कौन सा आरएस मिल गया, 8th आरएस मिल गया। ये नेगेटिव चार्ज फिर इधर आएगा, पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो यहां पे कौन सा आरएस मिल गया, 9th आरएस मिल गया। और ये नेगेटिव चार्ज फिर इधर जाएगा, पाई बॉन्ड फिर वापस जाएगा तो कौन सा आरएस मिल गया, 10th आरएस मिल गया। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से ताकत लगाते हैं। आप बच्चों को पता है कि अगर ये वाली रिंग नहीं होती, अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं बेंजीन का, हमने बहुत सारे पिछले क्लास में हमने बताया आप बच्चों को कि अगर बेंजीन में मैं ये निफ्थॉक्साइड आयन बना देता, फिनॉक्साइड आयन बना देता, तो इसके आरएस कितने मिलते, 5 आरएस मिलते। करेक्ट। तो अगर ये बेंजीन होती तो 5 आरएस मिलते ही मिलते। अब 5 आरएस इसके रिस्पेक्ट में मिल रहे हैं, कैसे, देखो जब नेगेटिव चार्ज यहां आया तो ये नेगेटिव चार्ज घूम करके इधर बैक किया तो पाई बॉन्ड इधर चला गया, यहां 6 आरएस आ गया। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, 7th आरएस बनेगा। और 7th से जब ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा तो ये पाई बॉन्ड दोबारा यहां गया तो ये 8th आरएस मिल गया। 8th से फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो यहां 9th आरएस मिल गया। 9th आरएस में से फिर ये यहां पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड फिर घूमेगा तो कौन सा आरएस मिल गया, 10th आरएस मिल गया। एक बार फिर से देखो, जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है 3rd और 8 में, 9th और 2 में, और 10th 1 एंड 5 में। ध्यान से सुनना, 1 और 5 पर जब नेगेटिव चार्ज आया था तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड था, लेकिन जब 10th पे वहां नेगेटिव चार्ज वापस गया तो यहां पे पाई बॉन्ड आ चुका है क्योंकि ये घूम रहा है। सिमिलरली जब 3rd पे नेगेटिव आया तो यहां पे सिग्मा था, और जब 8th पे नेगेटिव आया यहां पे तो यहां पाई था। जब 2 पे नेगेटिव आया तो इस पोर्शन पे सिग्मा था, जब 9th पे नेगेटिव आया तो इस पोर्शन पे क्या था, पाई था। सिमिलरली यहां की बात करते हैं, यहां 9 आरएस मिलने वाले हैं। कैसे, एक तो ये एक आरएस खुद है, देखो नेगेटिव चार्ज इधर गया, पाई बॉन्ड इधर आया, एक तो पहला तो आरएस ये मिल गया। जब ये इधर आया तो ये कौन सा आरएस मिला, दूसरा आरएस मिला। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, इधर गया तो कौन सा आरएस मिला, तीसरा आरएस मिला। जब ये इधर गया तो इधर गया तो कौन सा आरएस मिला, चौथा आरएस मिला। ये इधर गया, ये वापस गया तो कौन सा आरएस मिला, 5वां आरएस मिला। कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब यहां पे नेगेटिव चार्ज आया तो इस रिंग को भी कवर कर सकता है, कवर करते हैं। देखिए, जब ये नेगेटिव चार्ज यहां है तो नेगेटिव चार्ज ने इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस किया तो यहां पर ये देखो कौन सा आरएस मिल गया, 6th आरएस मिला। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये पाई बॉन्ड घूम करके इधर गया तो कौन सा आरएस मिला, 7th आरएस मिला। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो यहां पे कौन सा आरएस मिलेगा, 8वां आरएस मिला। और लास्ट में जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इधर जाएगा तो ये कौन सा आरएस मिला, 9th आरएस मिला। तो टोटल इसके आरएस कितने मिलेंगे, 9। फिर से एक बार, प्रॉब्लम आपको सिर्फ यहां जहां डबल नंबर एक ही पोजीशन पर आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में है। अगर ये रिंग नहीं होती तो 5 आरएस मिलता, 1 2 3 4 5। अब देखो, जब 9th नंबर पर नेगेटिव चार्ज आया तो यहां पर पाई बॉन्ड था, और जब 1 और 5 नंबर पर नेगेटिव चार्ज आया तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड था। जब 4 नंबर पर नेगेटिव चार्ज आया तो यहां पे सिग्मा था, और जब 8th नंबर पर नेगेटिव आया तो यहां पर कौन सा था, पाई बॉन्ड था। इस तरीके से बीटा नेप्थॉक्साइड के 9 आरएस मिलते हैं, और अल्फा नेप्थॉक्साइड के कितने आरएस मिलते हैं, 10 आरएस मिलते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम आप बच्चों को सिखाएंगे चार्जों का, हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार कॉपी में और आना चाहिए कि कार्बोकैटायन यानी कोई भी चार्ज होता है कितने एटम पर डीलोकलाइज करता है। अब कुछ नए क्वेश्चंस की बात करते हैं रेजोनेंस के बेसिस पे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन विच चार्जेस आर डीलोकलाइज्ड। मैंने पहले भी इसको एग्जांपल को दिया था जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखा रहे थे। देखो यहां पे कॉन्जुगेशन क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो प्लस चार्ज इधर बन जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो प्लस चार्ज इधर जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कितने एटम पर रेजोनेंस करेगा,
3 एटम पे रेजोनेंस करेगा और तीनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर हम हाइब्रिड बनाएं तो इस तरह से हाइब्रिड बनाएगा। ये स्ट्रक्चर बनाने का मतलब है कि पाई बॉन्ड सारे एटम पर रेजोनेंस कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज हर एक कार्बन पर इक्वली स्टेबल है। तो क्वेश्चन है कितने एटम पर जाएगा, तो आंसर क्या आया, 3 कार्बन एटम्स। 3 एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम बन रही है। ऐसे यहां पर आप बच्चों को जाके करना है। इसमें 7 RS बनेगा। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन इसका नाम है बेटा, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। धीरे धीरे पाई बॉन्ड घुमाना, पाई बॉन्ड इधर जाएगा, प्लस चार्ज इधर आएगा, इधर जाएगा, प्लस चार्ज इधर जाएगा, प्लस चार्ज। मैंने सिखाया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो पाई से प्लस की तरफ। तो यहां पर जो RS बनेगा 7 RS बनेगा और 7 RS सभी की स्टेबिलिटी बराबर होगी। पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज्ड ऑन ऑल दी 7 कार्बन्स और आंसर यहां पे क्या जाएगा, 7 एटम्स आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल में साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बेनाइन, नेगेटिव से पाई की तरफ रेजोनेंस। साइक्लोपेंटाडाइनाइल, पेंटाडाइनाइल नेगेटिव से, देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को 5 RS के बारे में सोचना है। सभी की स्टेबिलिटी बराबर होगी और हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। पाई बॉन्ड विल बी डीलोकलाइज्ड ऑन दी 5 कार्बन्स। नेगेटिव चार्ज भी सारे एटम पर जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन है कितने एटम्स पर पाई बॉन्ड जाएगा, डीलोकलाइज करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कहते हैं बेंजाइल कार्बेनाइन। क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बेनाइन। नेगेटिव चार्ज से अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेगेटिव से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ। मैंने सिखाया बच्चों को, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया तो ये पाई बॉन्ड इधर पर जाएगा। ऐसे इसके हमें कितने RS मिलेंगे, 5 RS मिलेंगे। और 5 RS मिलेंगे तो एटम्स, कितने एटम पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, यहां पर जाएगा। एक तो ये खुद है 1 2 यहां पर जाएगा और यहां से डीलोकलाइज करके यहां पैरा पे जाएगा और यहां से डीलोकलाइज करके यहां पे जाएगा। तो इस तरह से 4 एटम्स पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन और नीचे से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर देखो पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकला पाई से प्लस की तरफ, तो एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां आया, फिर उसके बाद प्लस चार्ज, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, फिर उसके बाद वापस दोबारा वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जा करके। तो आप बच्चों ने देखा कि पॉजिटिव चार्ज यहां 1 2 3 4, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो ये बैक बॉन्डिंग कर देगा, तो ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से एटम्स की बात चल रही है, तो 5 एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। F में बात करें बच्चे, कॉन्जुगेशन देखें, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, रेजोनेंस कराइए। ये देखिए पाई बॉन्ड इधर गया तो प्लस चार्ज यहां पर आया, पाई बॉन्ड इधर गया तो प्लस चार्ज यहां पर आया, पाई बॉन्ड इधर गया तो प्लस चार्ज यहां पर आया, पाई बॉन्ड इधर गया तो प्लस चार्ज इधर पर आया, पाई बॉन्ड इधर गया तो प्लस चार्ज इधर पर आया। कितने पोजीशन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6। तो ऑन द 5 एटम्स पॉजिटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज्ड। यहां पर नोटिस करें, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। बेटा पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन की रिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन के बीच में यहां पर लगातार सिग्मा है, देयर इज नो एनी कॉन्जुगेशन। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कितने पर जाएगा, 3 एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। ध्यान देना, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ इस क्वेश्चन से कि जहां जहां कॉन्जुगेशन होगा वहीं पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अगर डबल सिग्मा आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज उस तरफ नहीं जाएगा। यहां पे नोटिस करें, पॉजिटिव चार्ज देखिए इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, पहले इस स्टोरी को इधर साइड को क्लियर करें। पाई से इधर गया, हमेशा पाई से प्लस की तरफ, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज इधर आया बेटा, फिर इधर गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। यहां तो कॉन्जुगेशन खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, ये सिग्मा और ये सिग्मा देखो डबल सिग्मा है कि नहीं, हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज कभी इधर नहीं आएगा।
बच्चे कहते हैं नहीं सर इसकी इसका रेजोनेंस करा दीजिए। नो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ। आगे बढ़ते हैं, आगे इधर बोलिए पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के रिंग पे आएगा? आंसर है नो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन के बीच में यहां पर कितने सिग्मा है? डबल सिग्मा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आने वाला है 1 2 3 4 5। तो कभी कभी एग्जामिनर इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर एक्सक्लूडिंग करते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देना, और अगर इंक्लूडिंग करते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को ले लेना। कॉन्सेप्ट लगाना किस तरह से चार्जेस का डीलोकलाइजेशन हम सोचेंगे। तो बच्चा एक नए टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, दैट इज SIR। सर का फुल फॉर्म है स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। पहले समझो। अच्छा, आप बच्चों को मैंने सिखाया था कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या बताई थी कि जो भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा उसके p ऑर्बिटल्स कोप्लेनर होने चाहिए और कोप्लेनरिटी के साथ कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कई तरह का कॉन्जुगेशन है, पाई पाई, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड सो ऑन। तो इतना तो तय हो गया कि ऑर्बिटल्स कोप्लेनर होने चाहिए। चलो भाई, रेजोनेंस हो गया। अब यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगे और रेजोनेंस करने की एबिलिटी कम हो जाए, में कमी आ जाए, इसी को बोलते हैं SIR। तो देखो, अगर हम नॉर्मली किसी मॉलिक्यूल की बात करें, बेंजीन में हमने एल्डिहाइड लगा दिया तो यहां पर क्राउडिंग नहीं है, H से कोई क्राउडिंग नहीं होती। H का साइज क्या है? बहुत छोटा है। लेफ्ट राइट में जितने भी H लगे हैं उन सभी से हमें क्राउडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया से रेजोनेंस हो रहा है। पाई एल्डिहाइड का रेजोनेंस, बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन। बाहर क्यों निकलेगा? क्योंकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ होता है। तो लोन पेयर और नेगेटिव से पाई की तरफ। तो लोन पेयर और नेगेटिव तो देखो हमने सिखाया, यहां कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां कॉन्जुगेशन में कौन है? पाई पाई है, और एल्डिहाइड का -I है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो आसानी से बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल्स की कोप्लेनरिटी, इसका जो p ऑर्बिटल है, समझो ये जो p ऑर्बिटल है और यहां का जो p ऑर्बिटल है और यहां का जो p ऑर्बिटल है, उसकी कोप्लेनरिटी बहुत बढ़िया है। तो इससे अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यहां पर CH और यहां पर O- आ गया और यहां पर क्या गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। नो SIR। यहां पर क्या होगा? नो SIR। SIR का फुल फॉर्म स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। हमने लिखा यहां पे, वी नो दैट फॉर डीलोकलाइजेशन p ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स मस्ट बी कोप्लेनर फॉर प्रॉपर ओवरलैपिंग। अब देखो SIR करते हैं। अगर दो बड़े बड़े ग्रुप पास पास आ जाएं, से फॉर ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएं, तो क्या होगा? क्राउडिंग होगी, क्योंकि उनकी डिस्टेंस कम है। जब क्राउडिंग होती है तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? रिपल्शन को कम करने के लिए, क्राउडिंग को कम करने के लिए आपस में वो डिस्टेंस बढ़ाते हैं। से फॉर एग्जांपल बेंजीन की रिंग तो देखो फ्लैट है और दो ग्रुप मैंने ऐसे लगा दिया है। बेंजीन की रिंग पर दो ग्रुप ऐसे लगा दिया है, एक यहां पर और एक ऑर्थो पर। अब यहां क्राउडिंग हो रही है, और क्राउडिंग अगर हो रही है तो ये क्या करेंगे? अपनी बीच की दूरी अगर बढ़ा लें तो क्राउडिंग कम हो जाएगी। तो देखो ये अपने आप इस तरीके से आगे पीछे हो जाएंगे। बेंजीन की रिंग तो अपनी जगह पर है, लेकिन बेंजीन की रिंग से एक ग्रुप आगे चला गया, एक ग्रुप कहां चला गया? पीछे चला गया। दूरी तो बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो रिपल्शन भी कम हो गया। रिपल्शन कम हो गया तो स्टेबिलिटी तो बढ़ गई क्राउडिंग वाली। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज गड़बड़ हो गई बेटा। बेंजीन का जो p ऑर्बिटल है और इस ग्रुप का जो p ऑर्बिटल है, जो पहले रेजोनेंस करता था, उसकी कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई। अब अगर कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई तो डीलोकलाइजेशन करने की जो टेंडेंसी थी वो कम हो गई। दिस इज नोन एज SIR। SIR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द ग्रुप। छोटा ग्रुप लगा है, कम दूरी में कम दूर जाएंगे, और बड़ा ग्रुप लगा है और दूरी जाएंगे, और जितना ज्यादा वो आउट ऑफ द प्लेन बेंजीन के रिंग से जाएंगे उतना ही ऑर्बिटल की कोप्लेनरिटी क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी और रेजोनेंस करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। यही मैंने सिंपल वर्ड्स में बताया है। दो ग्रुप एल्डिहाइड के साथ मैंने A लगा दिया। अब A और एल्डिहाइड में रिपल्शन होगा। से फॉर एग्जांपल A ग्रुप आगे चला आए
और एल्डिहाइड ग्रुप पीछे चला जाए, तो अगर आगे और पीछे चला गया तो डिस्टेंस तो बढ़ गई, लेकिन इस p ऑर्बिटल की और इसके p ऑर्बिटल की कोप्लेनरिटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने लिखा इफ टू बिगर ग्रुप्स विल बी क्लोज टू ईच अदर एट ऑर्थो, then there will be van der Waals repulsion. Correct? For decreasing repulsion, they will try to increase distance. By doing this, the p orbitals coplanarity with benzene ring will be out of the plane. अगर p ऑर्बिटल आउट ऑफ द प्लेन हो गया तो क्या होगा? हेंस इसलिए delocalization tendency of pi electrons are slightly cut off. अगर ये एल्डिहाइड पीछे चला जाए तो अभी जैसे इलेक्ट्रॉन सट से बाहर निकल जाता था, यहां वो नहीं निकल पाएगा, स्लाइटली कट। मैंने स्लाइटली क्यों लिखा? वो डिपेंड करेगा कि कितना SIR हो रहा है। छोटा ग्रुप लगा है कम SIR होगा, बड़ा ग्रुप है ज्यादा SIR होगा। हेंस delocalization tendency of pi electrons are slightly cut off. This is called SIR. SIR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द ग्रुप। ये देखो, नो SIR अगर ग्रुप का साइज छोटा छोटा होगा, एक्सपेरिमेंटल है, साइंस तो एक्सपेरिमेंटल चीज है, मैं कल बहुत हर क्लास में बोलता हूं। जब ये ग्रुप छोटे लगे हों, फ्लोरीन OH और NH2 में SIR नहीं होता। और टर्म ये देखो, साइनाइड में, साइनाइड का हाइब्रिडाइजेशन और इनका हाइब्रिडाइजेशन sp है, और sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप क्या जाएगा? लीनियर जाएगा। और लीनियर मॉलिक्यूल में क्या SIR होगा? बिल्कुल SIR नहीं। तो 5 ग्रुप में SIR कंसीडर नहीं करना है। मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ गया। अब कुछ एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, पहले से लिख रखा है टाइम को सेव करने के लिए। क्या हमें ऑर्डर ऑफ SIR बताना है? कहां SIR ज्यादा है? तो साइज देखो, मिथाइल का साइज छोटा है, इथाइल का साइज बढ़ा हो है। तो आप बच्चों ने देखो, मिथाइल में SIR कम होगा, इथाइल में SIR ज्यादा होगा, आइसोप्रोपाइल और एल्डिहाइड के बीच में SIR और ज्यादा होगा, टर्सरी ब्यूटाइल और एल्डिहाइड के बीच में SIR और ज्यादा होगा। तो SIR का अगर हम ऑर्डर लिखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, सबसे ज्यादा SIR 4 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर 2 में होगा, फिर 1 में होगा। सिमिलरली अगर यहां की हम बात करें, आयोडीन का साइज आपको पता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, सबसे ज्यादा बड़ा साइज आयोडीन का है। तो इसमें भी जो SIR का ऑर्डर जाएगा 4 3 2 और क्या होगा? 1 होगा। इन दोनों मॉलिक्यूल में बात करें, यहां दोनों साइड में आइसोप्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल लगा है, यहां एक साइड में मिथाइल है, एक साइड में इथाइल है। तो SIR सबसे ज्यादा किस में होगा? 1 में, उसके बाद किस में होगा? 2 में। तो इस तरह से मैंने आप बच्चों को SIR का कॉन्सेप्ट बताया। अब सवाल उठता है कि SIR से प्रॉब्लम क्या होगी भाई? तो SIR से प्रॉब्लम होगी कि ग्रुप का जो नेचर था वो प्रॉपरली नहीं होगा। जैसे आप बच्चों को पता है कि जब भी रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड पैरामीटर चेंज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन ही तो डीलोकलाइज करता है। तो जहां सिग्मा है वहां पाई आ जाता है, जहां पाई है वहां सिग्मा आ जाता है। जैसे हम अगर आप बच्चों से इस मॉलिक्यूल में की बात करें तो देखो, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर निकल रहा होगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा तो इस कार्बन और एल्डिहाइड वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो SIR कम होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर जाएगा, SIR ज्यादा होगा तो कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पाई इलेक्ट्रॉन कम बाहर जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन कम कैरेक्टर अगर बाहर होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। यानी SIR जब बढ़ेगा तो बॉन्ड पैरामीटर पर चेंज होगा। SIR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी सम बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड? जैसे मैं इस बॉन्ड को मैं A बोल रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 में इस बॉन्ड को मैं क्या बोल दूं? A। इस बॉन्ड को मैं बोल रहा हूं B, इस बॉन्ड को बोल रहा हूं C, इस बॉन्ड को बोल रहा हूं D। तो अगर बॉन्ड लेंथ की कोई बात करे, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड पैरामीटर चेंज होता है, तो यहां सबसे ज्यादा SIR है, तो SIR सबसे ज्यादा है तो रेजोनेंस करने की एबिलिटी यहां कम है, तो अंदर से इलेक्ट्रॉन कम बाहर निकलेगा। तो D की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर C की होगी, फिर B की होगी और फिर A की होगी।
SIR ज्यादा, 4 में SIR ज्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड पैरामीटर चेंज ही नहीं होगा। ऐसे यहां भी बात करो फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो में, अगर CN बॉन्ड लेंथ की बात करें, CN बॉन्ड लेंथ की बात करें, मेरे ख्याल से बच्चे समझ रहे हैं, टेक्निकली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर SIR कम हो रहा है तो अंदर से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो यहां पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ज्यादा, और यहां पे धीरे धीरे पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम क्या है? SIR। तो सबसे ज्यादा SIR उसमें है, तो बॉन्ड लेंथ CN बॉन्ड लेंथ 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। सिमिलरली अगर हम यहां की बात करें, यहां पर SIR मैक्सिमम है, तो CN बॉन्ड लेंथ, CN बॉन्ड लेंथ, CN का मतलब कार्बन और N के बीच की बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो सबसे ज्यादा SIR पहले में है, तो पहले में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, CN बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और दूसरे में CN बॉन्ड लेंथ कम होगी। इस तरह से मैंने आप बच्चों को SIR के बारे में सिखाया, और SIR का जो और एप्लीकेशन होगा वो हम GOC2 में पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से आप बच्चों को SIR का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप बच्चों को देखना है कि SIR नहीं लगेगा जब ग्रुप मेटा पे होगा, जब ग्रुप पैरा पे होगा। कहां पे होना चाहिए? ऑर्थो पे, और बिगर ग्रुप्स होने चाहिए।